सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप, मैं मुताब हुसैन। आज सवाल इंडिया में बात करेंगे हम कई सारे सवालों की। बात दिल्ली की सियासत की भी करेंगे, जहां पर छठ पूजा को लेकर यमुना नदी की सफाई और दूसरा दिल्ली की सरहद पर बने हुए कूड़े के पहाड़ों को लेकर जमकर सियासत हो रही है। अब ऐसे में लोगों के लिए क्या यहां पर किया जा रहा है और आपके लिए क्या इंतजाम छठ पूजा को लेकर हैं, उस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत में आप देखिए, टाटा एयरबस प्रोजेक्ट को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसका भी जिक्र हम यहां पर करेंगे। और बढ़ती हुई महंगाई, जो कि आपके हमारे लिए सबके लिए एक बड़ा सवाल है, इसको लेकर आरबीआई क्या कदम उठा रहा है, उसकी भी आज के इस शो में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली में सर्दियों के करीब आते ही यहां की हवा के साथ साथ यमुना नदी में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है और बीते 2-3 दिनों से यमुना में कई जगह पर जहरीले छाग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहां एमसीडी के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में यह मुद्दा गर्म हो गया है। साथ ही यहां कूड़े के पहाड़ों को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कूड़े हटाने को लेकर अभियान चला रही है और वो लगातार बीजेपी पर इसको लेकर हमला बोल रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 15 साल से नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कूड़े के निस्तारण का अब तक कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। वहीं बीजेपी लगातार यमुना के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रही है। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएं। आपको बता दें कि आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है और यमुना नदी में छठ पूजा की जानी है। ऐसे में यहां पर हर साल की तरह छठ व्रतियों की परेशानी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि यमुना नदी की जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप देख सकते हैं, यहां पर झाग नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर यहां पर जमकर सियासत भी हो रही है। तो आप देखिए कि यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इसको लेकर क्या कह रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह चुनाव दिल्ली की सफाई और कूड़े का है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि यमुना सफाई स्कूल अस्पताल वाला चुनाव 2020 में खत्म हो गया। दिल्ली वालों ने हमें यमुना के लिए 5 साल दिए हैं। दिल्ली नगर निगम का चुनाव दिल्ली की सफाई और कूड़े का चुनाव है। बीजेपी वाले मुद्दा ना भटकाएं, अपने 15 वर्षों का हिसाब दें। तो यहां पर यमुना की सफाई को लेकर जब सवाल आम आदमी पार्टी से पूछा जा रहा है तो वो इसको जो है वो मुद्दा अलग बता रहे हैं, क्योंकि एमसीडी के चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन बीजेपी, क्योंकि ये छठ पूजा भी हो रही है, तो उसके इंतजाम को लेकर इन पर निशाना साध रही है। अब यहां पर आप देखिए आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का क्या कहना है, उनसे बात की हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने। आम आदमी पार्टी की कालका जी की विधायक आतिशी हमारे साथ। मैम, आप लोग बड़े लैंडफिल साइट का मुद्दा उठा रहे हैं, बड़े कूड़े के पहाड़ का मुद्दा उठा रहे हैं, समझ में आता है। ये छोटे छोटे जगहों पर तो कूड़े डले ही होते हैं, ये मुद्दा आप लोग क्यों उठा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो नियरेस्ट कूड़े का पहाड़ है वो ओखला में है और जो ओखला कूड़े का पहाड़ है उसकी हाइट इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अनस्टेबल हो गया है। अच्छा। इसलिए आसपास के एरिया में नई नई लैंडफिल साइट्स को डेजिग्नेट किया जा रहा है। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी एक लैंडफिल साइट बनना शुरू हो गई है। पिछले 2 महीने से यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया है और यहाँ पे आप कल रात को तकरीबन 8-8, 10-10 फुट तक का कूड़ा यहाँ पे मौजूद था। वो तो जब हमने भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी को एक्सपोज किया तो पिछले 12 घंटे से यहाँ से इस पार्क से एमसीडी ने कूड़ा साफ किया है। आप सोचिए ये हाल है तब जब 12 घंटे से सफाई हो रही है। मैंने रात को 11 बजे इसी स्पॉट से खड़ा होकर लाइव किया था कि किस तरह से यहाँ पे जेसीबी और ट्रक्स आ के सफाई करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रात भर सफाई के बाद भी इतना कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे कूड़ा घर तो ये नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से कब से यहाँ पे कूड़ा डल रहा है? ये पिछले 2 महीने से। और यहाँ पे कई सारे रेजिडेंट्स हैं यहाँ के एरिया के, आरडब्ल्यूए के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप उनसे पूछिएगा कि पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ पे ये कूड़े का पहाड़ बनना शुरू हुआ है। कल रात तक यहाँ पे 10-10 फुट का कूड़ा था और आप देखिए कि पार्क की बाउंड्री को भी तोड़ दिया गया है कि यहाँ पे इस पार्क के अंदर पूरा कूड़ा डाला जा सके, क्योंकि अब ओखला के कूड़े के पहाड़ पे कूड़ा नहीं डाल सकते हैं, इसलिए आसपास के एरिया में कूड़े के पहाड़ बनने शुरू हो गए। जिस तरह से आप लोग कूड़े का मुद्दा उठा रहे हैं, ये सालों से चला आ रहा है और कूड़े के पहाड़ बन गए। ऐसे ही बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि सालों से आप बात करें यमुना साफ होगी, हर साल वही तस्वीर नजर आती है कि यमुना में झाग बने हुए हैं। तो इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, यमुना साफ करने के लिए 2020 में दिल्ली की जनता ने हमें 5 साल दिए हैं। यमुना की सफाई के लिए अभी 2025 तक का हमें समय है और हम बिल्कुल उसे साफ करेंगे। लेकिन एमसीडी ये तो बताए कि पिछले 15 सालों में उन्होंने कूड़ा साफ क्यों नहीं किया।
साफ करना तो बहुत दूर की बात है, पूरी दिल्ली में कूड़ा कूड़ा हो गया है। हम जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे कूड़े का पहाड़ बनना शुरू हो रहा है, इसके सामने कालका जी का सबसे बड़ा डीडीए का पार्क है, जहाँ पे कालका जी के सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। यहाँ पे बगल में मेन रोड पे तकरीबन सारे बच्चे अपनी स्कूल बसेस को पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर आते हैं। मेट्रो लाइन गुजर रही है, मेट्रो लाइन यहाँ से गुजर रही है। आपसे और हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है यहाँ पे, बदबू की वजह से, मक्खियों की वजह से। यहाँ के इलाके के लोग कैसे जिएंगे? तो ये दोनों ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। कूड़े की समस्या कहिए आप, या फिर यमुना नदी का जो पानी है उसकी सफाई की बात कीजिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब आप बीजेपी से पूछिए कूड़े के बारे में तो वो यमुना की सफाई की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो कूड़े के पहाड़ दिखाती है। दिल्ली में यमुना की साफ सफाई पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ऐसी ठनी है कि बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा बस सलूकी पर उतर आए। आज प्रवेश वर्मा दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी के साथ भिड़ गए और यमुना नदी में जहरीले झाग को हटाने के लिए केमिकल का छिड़काव भी किया जा रहा है। और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी के मुताबिक ये केमिकल आधिकारिक तौर पर पास किया गया है। लेकिन प्रवेश वर्मा ने अधिकारी को काफी बुरा भला कहा। उन्होंने बदतमीजी से बात करते हुए कहा कि क्या ये केमिकल तेरे सिर पर डाल दूं तो यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएगा। दरअसल कल अरविंद केजरीवाल गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पर गए थे और एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना उन्होंने साधा था। इसके जवाब में बीजेपी नेता यमुना घाट पर पहुंचे थे और जहरीले झाग को लेकर आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये लीजिए आप। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्या बात है सर, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। मार रहा है? आपको कैसे लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएसएफडीए से अप्रूव्ड है। इसको NMCG पर डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है? ये एनएमसीजी के मिनट, NMCG से अप्रूव्ड है। मैं आपको मिनट्स की कॉपी दिखा रहा हूँ। प्लांट लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा चल, यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर कहा सुनी जो है वो इस केमिकल को लेकर हुई है। और आप देखिए कि दिल्ली जल बोर्ड अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें इस वीडियो में घाट पर मौजूद कुछ लोग बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के दावे को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर रोजाना आते हैं, जबकि आम आदमी आप बीजेपी वाले इस बस आज यहाँ पर आए हैं। तो ये भी आप देखिए। साफ हो जाए, कोई भी करे, कोई भी पार्टी करे, हमें प्राकृतिक स्वच्छ चाहिए। हमें ये नहीं कि हम इस पार्टी को केमिकल मिलाने से स्वच्छ हो जाएगा। भाई केमिकल और क्या मिलाने से स्वच्छ होगा? ये केमिकल खतरनाक ये है। कौन सा केमिकल आपको पता है? हाँ पता है, कौन सा इससे झाग खत्म हो गया। लेकिन ये कौन सा केमिकल आप बताओ? न्यूज चैनलों पर नहीं आ रहा है क्या? आप बताओ कौन सा केमिकल है? न्यूज चैनलों पर नहीं आ आपको रहा पता है नहीं क्या? केमिकल आप बता दो ना कौन सा है। आपको पता है कौन सा केमिकल है? से आया हो सर्टिफाइड हो, आप कुछ भी बोले जा रहे हो। भैया पहले समझो, अधिकारी एक बंदा है, इतना ऊपर पोस्ट है, क्या करके आया? नेता नहीं बन के काम चलता है। अधिकारी जो है बंदा यहाँ पे प्लांट लगाया हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? हमें क्या खूब बात कर पता रहे है, हो? तुम्हें हमें पता ही पता है नहीं कि हम है। जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं। आप दे जो दे तुम करके बोल रहे हो बात कर गलत रहे बोल रहे हो। करके बात कर रहे तुम हो। ऐसे ही आना शनिवार को। कौन सा केमिकल? तुम ऐसे ही हम आना नहीं बता शनिवार सकते आपको, आप हमसे पूछ भी नहीं आप सकते तो हो जाते हो ना। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप हमसे उल्टे मैं बताऊंगा। पूछो ना। अब आपको सुनाते हैं कि प्रवेश वर्मा ने इसके बाद अपनी सफाई के तौर पर क्या कुछ कहा है। मैंने कहा क्या आप इस केमिकल को मैं आपके ऊपर में डाल दूं? अगर आप ये केमिकल को माता बहनों के ऊपर में डाल रहे हैं तो पहले मैं आप ही के ऊपर डालता हूं, तो उसको चेक कर लेते हैं कि क्या आपको कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, तो उसके बाद में माता बहनों को उसमें डुबकी लगाने की परमिशन देंगे। मैंने इतना ही कहा। उन्होंने कहा पानी साफ है, इसमें तो डुबकी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं। तो मैंने कहा आप अभी जाके सबसे पहले आप ही डुबकी लगाइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा, उसने डुबकी नहीं लगाई। मैंने कहा पहले आप ही जाके डुबकी लगाइए, उसके बाद में माता बहनों को हम वहां पे डुबकी लगाने की परमिशन दें।
हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। शरद, अब एक तो सफाई जो है नदी की, उसको लेकर पहले ही इतनी सियासत हो रही है, अब ये केमिकल को लेकर यहाँ पर इतना बड़ा मामला आ गया, इसके बारे में जरा बताइए आपके आज की कहासुनी जो हुई वहां पर क्या हुआ, और दूसरा इस केमिकल को लेकर क्या बताया जा रहा है? इससे पानी साफ होगा, झाग साफ होंगे, नुकसान होगा, क्या होगा? देखिए, यमुना के अंदर पिछले साल भी झाग बनते हुए दिखाई दिए थे, इस साल भी झाग बनते हुए दिखाई दिए। तो दिल्ली जल बोर्ड जो है वहाँ पर एक केमिकल का छिड़काव कर रहा है, और ये एंटी सरफेक्टेंट इस केमिकल को कहते हैं। यानी कि ये जो झाग बनता है, इस झाग को हटाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये औपचारिक रूप से दिल्ली जल बोर्ड का ये कहना है कि औपचारिक रूप से इसको जो है पास किया गया है, और अधिकारी ये कहते हैं कि ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। हालांकि देखिए, सही बात ये होती है कि अगर एक सर्फ भी, जो जिससे हम कपड़े धोते हैं, अगर वो सर्फ का पानी ही अपने शरीर पर डालने लग जाएं तो नुकसान तो वो भी कर देता है। तो अगर आप पूछेंगे क्या ये नुकसानदेह हो सकता है, तो इस तरह से नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन स्थिति को, हालात को सुधारने के लिए एक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ये केमिकल है जिसको लेकर कल बीजेपी ने मुद्दा उठाया था, और इसको लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी में खींचतान चल रही है। बीजेपी कह रही है जहरीला केमिकल डाल रहे हो आप, जो छठ करने वाले हैं उनको नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तो अप्रूव्ड केमिकल है, जो औपचारिक रूप से अप्रूव किया गया है। तो इसी को लेकर जो है प्रवेश वर्मा कल भी गए थे। मुद्दा उठाना बिल्कुल गलत नहीं है, मुद्दा बिल्कुल उठाना चाहिए। नदी गंदी है, नदी में झाग हैं, या नदी सालों से ऐसी चली आ रही है, नदी में से बदबू भी आ रही है, ये मुद्दे अपनी जगह पर हैं। लेकिन अगर एक जनप्रतिनिधि, प्रवेश वर्मा जैसा जनप्रतिनिधि जो 2 बार से सांसद है, दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं, अगर वो इस तरह से बात करेंगे, आप ये जो लहजा है ये तो छोड़ ही दीजिए, अगर पलटकर सामने वाला व्यक्ति तू तड़ाक में बात करने लग जाए तो कैसा लगेगा? जरा इसको इमेजिन करके सोचिए। मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूं, अगर मैं तू करके बात करने लग जाऊं तो कैसा लगेगा? तो ये सोचने वाली बात है कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के मुद्दे उठाएं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपका फोकस क्या है? आपकी लड़ाई क्या है? आपकी लड़ाई है पॉलिटिकल। आप टारगेट कीजिए अरविंद केजरीवाल को, आप टारगेट कीजिए दिल्ली सरकार को, आप टारगेट कीजिए आम आदमी पार्टी को। अफसर्स को टारगेट करके कुछ नहीं मिलने वाला है। हमने दिल्ली में पहले भी देखा था कि जब अरविंद केजरीवाल नए मुख्यमंत्री चुन के आए थे तो शुरू में अफसरों से ही उनकी भिड़ंत हुई रहती थी, लेकिन उन्होंने भी समझा कि अफसर से भिड़कर कुछ नहीं होने वाला है। वो तो अपना काम कर रहे हैं ना शरद, वो तो उनको जो बोला गया वो अपना काम कर रहे हैं। इस तरह की भाषा से तो एक और नई दिशा इस मुद्दे को मिल जा रही है। हाँ, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि अफसर तो अपना काम कर रहा है, और अफसर को अगर वो काम नहीं भी कर रहा है तो भी ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। आप उसकी शिकायत कीजिए, ये लोकतंत्र है। तरीका इसमें इसी तरह से चलता है कि आपको प्रोसीजर से जाना होगा। आप खुद उस प्रोसीजर से चुन के आए हुए 2 बार के सांसद हैं, तो अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो वो कतई भी एक शोभनीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। यही कहा जाएगा कि आप बदतमीजी कर रहे हैं। और ये सोच के देखिए कि अगर पलट के सामने वाले ने तू करके भी बात कर ली तो फिर सामने वाले को या जनप्रतिनिधि को कैसा लगेगा। तो ये सोचना चाहिए कि जैसी हम उम्मीद कर रहे हैं सामने वाले से, सामने वाला भी हमसे कुछ उम्मीद कर रहा होगा। तो ये व्यवहार जो है कतई शोभनीय नहीं कहा जाता, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। जो गोल पोस्ट है, जो फोकस है, वो जो है पॉलिटिकली होना चाहिए। एक अधिकारी से लड़कर एक जनप्रतिनिधि जो है कुछ हासिल जो है नहीं कर पाएगा, और इसके अंदर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। पलट के अधिकारी कह रहा है कि ये केमिकल अप्रूव्ड है, और आप नहाने की बात कर रहे हैं छठ पर। यहाँ पर इस छठ घाट पर तो नहाना होना भी नहीं है, ये डेजिग्नेटेड घाट नहीं है। तो इससे कोई हासिल क्या हुआ? तो हासिल ये हुआ कि मुद्दा है नदी की सफाई का, लेकिन जो फोकस है वो किस सफाई पे आ गया है? वो उस सफाई पे आ गया है जो प्रवेश वर्मा इस घटना के बाद में दे रहे हैं। सब सफाइयों पर जो है वो चर्चा यहाँ पर हो रही है शरद, चाहे वो कूड़े की सफाई हो, चाहे वो नदी की सफाई हो, लेकिन इस केमिकल पर बात हो रही है। तो इस पर आप थोड़ा सा और इस पर और जो है वो साफ कर दीजिए कि इससे पानी भी साफ हो जाएगा क्या? लोग यहाँ पर जो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि केजरीवाल यहाँ पर स्नान करके दिखाएं, तो ये पानी साफ होगा? इससे नहीं होगा। नहीं, देखिए, पानी तो साफ तभी होगा जब प्रॉपर तरीके से जो वादे किए गए हैं अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, कोई भी जो नदी और नालियां हैं या नाले हैं, उनका जो जितना भी कचरा है, घरों से निकलने वाला जितना भी कचरा है, ये जब तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होके नहीं आएगा नदी के अंदर, तब तक नदी जो है, या जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, जब तक ये नहीं होगा
तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। ये केवल जो झाग बन रहे हैं, केवल इसको हटाने का ये एक तरीका है। और झाग भी, क्योंकि झाग जो है उससे मुद्दा ज्यादा बनता है, तो इसलिए जो है झाग हटाने के लिए ये यहाँ पर केमिकल डाला जा रहा है। पिछली बार मैंने देखा था कि बोट घूम रही थी नदी के अंदर और पानी छिड़का जा रहा था, तो शायद उस समय पानी था और इस बार केमिकल है। लेकिन वो ये किया जा रहा है झाग हटाने के लिए। झाग हटाने से नदी साफ नहीं हो जाएगी, इस केमिकल से नदी साफ नहीं हो जाएगी। अगर साफ हो सकती होती तो अब तक हो ही जाती। पहले कर साफ लिया तो तभी होगी जब प्रॉपर तरीके से इसके अंदर जितना कचरा आना है वो जब तक नहीं रुकेगा तब तक नदी साफ नहीं हो सकती। ये अपने आप में एक और अलग सवाल हो सकता है शरद, के बहती हुई नदी में आप इस तरह से छिड़काव करके कितना जो है चीजों को साफ कर लेंगे। लेकिन अब दूसरी सफाई की बात करते हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है। जो लैंडफिल्स हैं कूड़े के, उनमें तो चलिए अब ये कह सकते हैं कि आप वक्त लगेगा सब चीज़ों को जो है इंतजाम करने में, लेकिन यहाँ पर आतिशी तो जो मोहल्लों के बाहर कूड़ा फैला हुआ है उसको दिखा रही हैं, तो उसको लेकर बीजेपी क्या कह रही है? वहां तक तो इंतजाम किए जा सकते हैं ना सफाई के। देखिए, हो ये रहा है ताबिश, हमें समझना होगा कि शहरीकरण की ये सारी समस्या है। ये जो जगह जगह हमें कूड़े दिख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिख रहे हैं, या ये जो नदी भी हमें गंदी दिख रही है, ये समस्या शहरीकरण की है। क्योंकि हम जो है शहरों को तो हमने बढ़ा दिया, सब लोग शहरों में आ गए, मकान बन गए, फ्लैट बन गए, लेकिन जो घरों में से कूड़ा निकलेगा, जो घरों में से गंदा पानी निकलेगा, जो इंडस्ट्रीज में से गंदा पानी निकलेगा, वो कहाँ जाएगा? तो इसी वजह से ये पूरी समस्या खड़ी हो रही है। अब हो क्या रहा है कि 3 बड़ी लैंडफिल साइट हैं, ओखला, भलसवा और गाजीपुर। तीनों जगहों पर इतना ज्यादा कूड़ा हो चुका है कि ये एक अनौपचारिक तौर पर यह तय होता है कि भाई इतना कूड़ा जो है यहाँ पर मत लाइए, निपटाने की जगह नहीं है, आप अपने ही कुछ इंतजाम कर लीजिए। ये अनौपचारिक तौर पर होता है। तो इसकी वजह से हो ये गया है, जैसे कि आज जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पे आतिशी प्रोटेस्ट कर रही थी, वो जो साइट है वो केवल कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वाला वेस्ट, यानी जो मलबा होता है टूट फूट वाला, मकान का, दुकान का, वो वाला मलबा डालने के लिए वो साइट बनाई गई है। लेकिन वहां पर सभी तरह का कूड़ा जो घरों का होता है या किसी भी तरह का होता है, सब डाला जा रहा है। अब दिक्कत यह है कि वो कौन व्यक्ति है जो अपने घर के बाहर में, अपनी दुकान के बाहर में, अपने काम करने की जगह पर कूड़ा डालने देगा? लेकिन कूड़ा तो जनरेट होगा। हम लोग शहरों में आए हैं, हमारे घरों से तो कूड़ा निकल रहा है, हमारी दुकानों से शहर जो कूड़ा है वो निकल रहा है। तो उसके निस्तारण की जो समस्या है या उसका प्रबंधन है, वो जो है सालों में हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। इस वजह से आज कूड़े की भी समस्या है। यमुना की सफाई के लिए सालों पहले से सोचना शुरू करना चाहिए था कि अगर शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग शहरों में आ रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो नदी भी गंदी होगी। तो ये पूरी शहरीकरण की समस्या है। ये पॉलिटिकल जरूर बन गई है, लेकिन खाली क्या पॉलिटिकल कारणों से ये समस्या सुलझ जाएगी? हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि पॉलिटिकल विल चाहिए इनको सुलझाने के लिए, लेकिन राजनीति करने मात्र से ये समस्या सुलझ जाएगी ये तो तय है कि ऐसा नहीं होने वाला है। वरना इतने साल से राजनीति चली रही है, अगर हो सकती होती तो स्थिति जो है काफी सुधरी गई होती। लेकिन शरद, इस तरह की जो राजनीति हो रही है, इसमें एक अच्छी बात यहाँ पर ये कह सकते हैं आप कि यहाँ पर साफ सफाई को लेकर राजनीति हो रही है और चर्चा भी इस चीज को लेकर हो रही है। चाहे वो नदियों की सफाई हो, चाहे कूड़े की सफाई हो, इस पर जो भी हल निकलेगा तो लोगों के लिए फायदा यहाँ पर होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए शरद। तो देखिए, अब कूड़े को लेकर जो है एक तरफ अलग सियासत हो रही है, और जो यमुना नदी को लेकर जो सफाई को लेकर यहाँ पर मुद्दा एक बना हुआ है, वो भी इसलिए क्योंकि छठ पूजा यहाँ पर होनी है और उसके लिए यहाँ पर साफ सफाई जो है वो नहीं है। अब आप छठ पूजा दिल्ली में मना रहे हैं, तब तो आपके लिए यह है कि भाई नदी का इंतजाम आप देख रहे हैं जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। अगर आप घर जाना चाहते हैं तब उसके लिए एक अलग तरह की समस्या है। छठ पर घर जाने की होड़ मची हुई है। बिहार और यूपी के पूर्वांचल के इलाकों में जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है, और जो लोग फ्लाइट से लोक आस्था के महापर्व पर अपने घर पहुंचना चाहते हैं, उन्हें तिगुनी कीमत पर किराया चुकाना पड़ रहा है। 28 और 29 अक्टूबर को बिहार और यूपी के पूर्वांचल के लिए जो फ्लाइट हैं, उनके टिकट तिगुने दाम पर बेचे जा रहे हैं। समस्या तो है ही। हम इस वक्त एयरपोर्ट में ही खड़े हुए हैं और 4 मेजर एयरपोर्ट्स हैं जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ते हैं, जिसमें बिहार के 3 एयरपोर्ट्स हैं, गया, दरभंगा और पटना। अगर आप बात करें तो दरभंगा की तो आज की फ़्लाइट ही नहीं मिलेगी, और अगर मिल गई तो उसकी जो फेयर है लगभग 18,000 से 19,000 रुपये है। वो आज की एक फ़्लाइट है दरभंगा की, उसके 19,000 रुपये देने होंगे अगर आप दरभंगा जाना चाहते हैं फ़्लाइट से। इसके अलावा गया जाने के लिए 16,000 रुपये की फ़्लाइट है।
पटना 18,000 की है, और अगर बनारस जाना चाहते हैं आप वो 17,000 की है। और ऐसे ही जो दाम हैं वो कल की फ़्लाइट्स के भी हैं। दरभंगा के 13,000 हैं, गया के 10,000 हैं, पटना के 10,000 हैं, बनारस के 9,000 हैं, और आम दिनों में अधिकतम किराया 4 से 5,000 रुपये होता है। देखिए, सबसे बड़ी वजह ये है कि अब हवाई जहाज़ और ट्रेन्स दोनों ने डायनेमिक फेयर कर दिए हैं, यानी जितनी ज़्यादा मांग होगी उतना ज़्यादा आपको किराया देना पड़ेगा, यानी जितनी ज़्यादा मांग उतना ज़्यादा किराया। तो अब छठ का त्यौहार है, हमने देखा यही हाल दिवाली में भी था। तो डायनेमिक फेयर्स हैं। अगर एक फ़्लाइट की एक टिकट के लिए 2 लोग हैं, मान लीजिए कोई 4,000 देने को तैयार है, फिर दूसरा ने उन्होंने फेयर बढ़ाए, वो खरीदने आ गया, तो उसका कोई रेगुलेशन नहीं है। अब यही फ़्लाइट्स को देखा देखी यही डायनेमिक फेयर अब भारतीय रेलवे में भी हो गया है। वहाँ पर भी जो किराया है वो 3,000 तक या 4,000 तक भी जा रहा है। तो कोई रेगुलेशन नहीं है। तो सोचिए कि भाई ट्रेन में टिकट मिलती नहीं है, आप जानते हैं हर साल का यही है। ट्रेन सीमित है, 4-4 महीने 6-6 महीने पहले ही ट्रेन बुक हो जाती हैं। आपने देखा परिमल ने किस तरीके से तस्वीरें दिखाई कल की, जनरल बोगी में लोग बैठ करके खिड़की से घुस के किस तरीके से अपने घर पहुंचना चाहते हैं। जो थोड़े सक्षम हैं वो फ़्लाइट लेने आए, चलिए 4 या 5 हज़ार की फ़्लाइट मिलेगी, लेकिन वो 20,000 की फ़्लाइट है, तो ये काफ़ी मुश्किल भरा है। हम इस वक्त दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं। तमाम लोग हैं जो बिहार जा रहे हैं। छठ पूजा है और इस त्यौहार में लूट मची हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ में चढ़ेगा। अब तो जूते मोजे पहनने वाला भी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि दरभंगा की फ़्लाइट आज की 19,000 की है, 17,000 की है, बनारस की भी 15 से 18,000, पटना की 18,000, 19,000। और छठ पूजा में लोग घर पहुंचना चाहते हैं। हमारे साथ साहब हैं, इन्होंने भी 17,000 की टिकट ली। इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा मनोज कुमार श्रीवास्तव है। मनोज जी, आप छठ में अपने घर पहुंचना चाहते हैं, कहाँ जाना है आप? ये दरभंगा जा रहे हैं। दरभंगा जा रहे हैं। दरभंगा से फिर हमें मुजफ्फरपुर जाना है। तो दरभंगा की टिकट कितने की मिली एक आपको? वो 17,000, 16 से 17,000 के बीच में। और ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, जैसे लगता है कि अभी अगर 10,000 है तो आधे घंटे में वो 15,000 हो जा रहा है। तो वो वेट कर रहे हैं कि फिर कम हो, वैसा होता नहीं है। 16-17,000 देकर हम लोग जा रहे हैं। 17,000 रुपये। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? हम लोग टोटल 6 आदमी है और एक इन्फेंट है। सबसे बड़ी बात ये कहना है कि जो इन्फेंट है, 3.5 महीने का बच्चा है, उसका भी टिकट लगा है, जबकि उसका नहीं लगना चाहिए नियमतः। तो मतलब आपने 1 लाख रुपए तो लगभग सिर्फ जाने के टिकट दिए? बस हाँ, एकदम 1 लाख रुपए। मतलब कितनी, और मतलब ट्रेन में तो टिकट मिली नहीं होगी? ट्रेन में तो नहीं मिली है टिकट, इसीलिए स्पेशल वगैरह सभी देख लिया, कहीं नहीं मिला तो हमने इससे जाना शुरू किया। 17,000 रुपये आपने दिए एक टिकट का। और यहाँ पर जो लोग हैं, बहुत लोगों को तो टिकट मिल भी नहीं रहा होगा। नहीं मिल रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? कितना रुपए का टिकट दिए मिला आपको? मेरे 9,860 रुपये की 3 महीना पहले बनाए थे। 3 महीने पहले आपको 10,000 का मिला था। हाँ जी। और अब कितने का हो गया है? अब अभी के मुझे नहीं रेट पता है सर। 17,000 का मिला टिकट। क्या कहना चाहेंगे? 9,000 का 10,000 का टिकट खरीदा आपने, क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी, अभी इतना तो महंगाई के लेके तो कहाँ से, वो ये छठ के लेके महंगाई की है, तब क्या कर सकते, मजबूरी में तो जाने पड़ रहा है ना जी। मजबूरी में जाना पड़ रहा है, क्या करते हैं? अब हम क्या कर सकते, मजबूरी है तो मेरे जाने। मजबूरी पड़ रही है, 10,000 का टिकट लेके जा रहे हैं। वो भी 3 महीना पहले बनाए थे। तो पटना, दरभंगा और सब यही कह रहे हैं कि बहुत महंगा। और सर ने तो 6 टिकट लिए हैं, 17,000, लगभग 1 लाख से ज़्यादा का टिकट पड़ा है इन्हें जाने का। और बोल रहे हैं उधार लेके जा रहे हैं, क्योंकि छठ में घर पहुंचना है। डायनेमिक फेयर्स हैं, यानी जितनी मांग होगी उतना ज़्यादा फ्लाइट्स का किराया होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर सब लोग जा रहे हैं। सर, आप पटना जा रहे हैं? दरभंगा। कितने का किराया, कितने का टिकट मिला आपको? 13,000 रुपये का टिकट मिला। ये इतना टिकट, इतना महंगा फेयर है, क्या कहना चाहेंगे? क्या बोले, अब आप बताओ सब। क्या करें, जाना भी तो जरूरी है। 13,000 रुपये का सिर्फ जाने का। तो आप, आपकी पत्नी और बच्चा जा रहा है आपका? हाँ जी। तो 2 लोगों का टिकट का ही आपने लगभग 30,000 रुपये दे दिया। तो उतना तो लग ही जाता है। आप बताइए, क्या आप बुकिंग कर रहे थे दरभंगा की टिकट की, तो कितना कितनी जल्दी कितना फ्लक्चुएशन हो रहा था? हर 1 मिनट पे 11,000 से 17,000 का 5,000 का डिफरेंस था। अब मेरे पास प्रूफ 86,000 6 लोगों का मैंने पे किया। 86,000 का टिकट आपके लेके जा रहे हैं? बिल्कुल। और 6 लोग महंगा हो जाता है लास्ट मोमेंट में टिकट। सकते हैं पर छठ पूजा की वजह से ज़्यादा महंगा हो बट गया। इतना फ्लक्चुएशन 1 मिनट में ऐसा क्या हो सकता है कि 10,000 का टिकट 16,000 या 17,000 हो जाता है? 17,000। दैट इज अ क्वेश्चन। तो आप देखिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पर पानी जो है वो नदी का साफ नहीं है, और घर जाएंगे तो फिर टिकट कितने महंगे हैं। तो आपके मन में भी सवाल होगा कि करें तो करें क्या। अब यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे सवाल इंडिया का में, और ब्रेक के बाद बात हम महाराष्ट्र की सियासत की करेंगे। वहां पर भी आप देखिए, टाटा एयरबस प्रोजेक्ट को लेकर जमकर सियासत हो रही है। चल हाजिर होता है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र से वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के बाद अब टाटा एयरबस प्रोजेक्ट भी गुजरात चला गया है। इसके चलते विपक्ष शिंदे फडणवीस की सरकार पर भड़का हुआ है। विपक्ष का इसको लेकर आरोप है कि अब तक 4 बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट हुए हैं और इससे लाखों की नौकरियों का नुकसान हुआ है। तो यहां पर आप देखिए 21,900 करोड़ रुपए का यह टाटा एयरबस प्रोजेक्ट गुजरात की झोली में चला गया है। इस प्रोजेक्ट से गुजरात में हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यहां पर C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी देश में एयरक्राफ्ट बनाएगी, तो ये काफी अहम जो है प्रोजेक्ट था, जिसको लेकर अब यहां पर सियासत हो रही है। और यहां पर आप देखिए एयरबस 4 साल में 16 एयरक्राफ्ट देगी और 40 विमान भारत में बनाए जाएंगे। अब आदित्य ठाकरे जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को लेकर यहां पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इनका यह कहना है कि एक के बाद एक 4 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से चले गए। इन्हें बचाने के लिए खोखे सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया। खोखे सरकार कहकर वो संबोधित यहां पर करते हैं और ये कहते हैं कि ये खोखे सरकार की विफलता है। इनकी सरकार का इंजन फेल क्यों हुआ। तो आदित्य ठाकरे यहां पर एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साध रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर और इनका यह कहना है कि एक के बाद एक 4 प्रोजेक्ट जो हैं वो महाराष्ट्र से चले गए हैं और इनको यहां पर रोकने के लिए जो सरकार है उसने कुछ नहीं किया है। और खोखे सरकार कहते हुए उन्होंने इसको खोखे सरकार की विफलता बताया और कहा कि इनकी सरकार का इंजन यहां पर फेल क्यों हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये किस लिए महत्वपूर्ण है इसको आप समझिए। ये C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो बनाए जाने हैं और ऐसा पहली बार यहाँ पर होगा कि कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो देश में एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनाएगी। इसमें एयरबस कंपनी के 4 साल में जो है कंपनी 16 एयरक्राफ्ट हमें देगी जो कि फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे और उसके बाद 40 विमान जो हैं वो भारत में बनाए जाने हैं। तो इन विमानों को बनाने का ये प्रोजेक्ट है जो कि बताया जा रहा है 21,900 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है टाटा एयरबस का और गुजरात की झोली में अब ये चला गया है। और इस प्रोजेक्ट को लेकर अब महाराष्ट्र की सियासत जो है वो गरमाई हुई है। यहाँ पर जो महाराष्ट्र में विपक्ष है वो ये कह रहा है कि सरकार ने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश जो है वो नहीं की है और ये प्रोजेक्ट भी बाकी पिछले कुछ वक्त में इस तरह के 4 प्रोजेक्ट जो हैं वो महाराष्ट्र से बाहर जा चुके हैं। तो महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर एक बार फिर से एक प्रोजेक्ट को लेकर जो है वो सियासत गरमाई हुई है और ये टाटा एयरबस का जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की वो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि एक के बाद एक किस तरह से प्रोजेक्ट जो हैं वो महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं और महाराष्ट्र की जो सरकार है इसके लिए वो कुछ नहीं कर रही है। और ये भी आप देखिए उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र के हाथ से 4 प्रोजेक्ट निकल गए हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ये भी करीब 22 करोड़ रुपए का, 22,000 करोड़ रुपए का, माफ कीजिएगा। यहां पर हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर जारी 2 दिन के चिंतन शिविर में आज पीएम ने क्या कुछ कहा। और अब बात हरियाणा के सूरजकुंड में आंतरिक सुरक्षा को लेकर जारी 2 दिन के चिंतन शिविर की करते हैं। यहां पर आज पीएम मोदी ने संबोधित जो है किया और इस दौरान पीएम ने कहा कि हर राज्य को एक दूसरे से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का संबंध विकास से है, कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी तो विकास भी होगा। और इस दौरान पीएम ने केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल और नई तकनीक पर भी जोर दिया। पीएम ने कहा कि आजकल अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो गए हैं और ऐसे में अगर केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच तालमेल हुआ तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। और ये बैठक कल ही शुरू हुई है और इसमें सभी राज्यों के गृह मंत्री और गृह सचिवों को बुलाया गया है।
आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य। ये पंच प्राण देश के हर राज्य में हमारी गवर्नेंस की प्रेरणा होनी चाहिए। गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से प्रेरणा लें, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी। कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। कई बार केंद्रीय एजेंसियों को कई राज्यों में एक साथ जांच करनी पड़ती है, दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है। इसलिए हर राज्य का दायित्व है कि चाहे राज्य की एजेंसी हो, चाहे केंद्र की एजेंसी हो या संबंधित कहीं किसी और राज्य से संपर्क आता है, सभी एजेंसियों को एक दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए। और अब बात महंगाई की करते हैं। महंगाई ऐसा मुद्दा है जो सबको प्रभावित करता है और अब यहां पर आरबीआई की एक अहम बैठक बढ़ती हुई महंगाई को लेकर होनी है। यहां पर इस बात पर चर्चा की जा सकती है कि कैसे इस महंगाई पर जो है वो काबू पाया जाए। आप देखिए कि बढ़ती महंगाई के बीच आरबीआई की ये इमरजेंसी बैठक जो है वो 3 नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी और यहां पर महंगाई दर जो है वो लगातार 6% से ऊपर है। आरबीआई की इसको लेकर चिंता बढ़ी है। इस पर यहां पर चर्चा जो है वो की जा सकती है और लगातार 3 तिमाही से 6% से ऊपर महंगाई दर जो है वो है और सितंबर महीने में आप देखिए तो आंकड़ा जो है महंगाई दर का वो 7.41% रहा। अब बैठक में महंगाई पर काबू करने को लेकर मंथन होगा और महंगाई काबू में करने को लेकर जो नीतियां हैं वो यहां पर बन सकती हैं और बढ़ती महंगाई पर सरकार को आरबीआई रिपोर्ट भी देगा। देखिए, आरबीआई जो कानून है 1934 में उसमें ये इस बात का प्रावधान है कि आरबीआई को जो संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई है कि वो महंगाई दर को 6% से नीचे रखे, उसमें वो नाकामयाब रही है और इस साल के पहले 3 तिमाही में जो महंगाई दर है वो लगातार 6% के ऊपर रही है। और हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में लगातार सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से कई बड़ी पहल की गई है, नीतियां नई बनाई गई हैं, नए मापदंड लाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद महंगाई दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अगस्त में जो सीपीआई इन्फ्लेशन रेट यानी जो खुदरा महंगाई दर थी वो 7% थी, वो सितंबर में बढ़कर 7.41% हो गई है और इसको लेकर आरबीआई में लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। और उसी के बाद ये एक एडिशनल मीटिंग, तकनीकी भाषा में कहते हैं, आप इमरजेंसी मीटिंग कह सकते हैं इसको, ये बैठक 3 नवंबर को बुलाई गई है और इसमें मुख्य तौर पर 3 पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। पहला कि क्यों कोशिशों के बावजूद जो महंगाई दर है वो लगातार बढ़ रही है। दूसरा
इस पर लिखित तौर पर आरबीआई को कानून के तहत सरकार को एक जवाब देना होगा, एक रिपोर्ट देना होगा कि क्यों वो 6% के नीचे महंगाई दर को इस साल नहीं रख पाई है, और इसमें उन कारण भी बताने होंगे कि इन वजहों से कोशिशों के बावजूद महंगाई दर 6% के ऊपर बनी हुई है। और साथ ही आरबीआई को यह भी बताना होगा कि वो अब बाकी बचे समय में, जो इस वित्तीय साल में जो महीने बचे हैं, उसमें महंगाई दर को आगे नियंत्रित करने के लिए वो क्या नई पहल करने वाली है। और निश्चित तौर पर आरबीआई पर दबाव बहुत ज्यादा है महंगाई को नियंत्रित करने को लेके, और अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि 3 नवंबर को जब आरबीआई बोर्ड की बैठक होती है तो उसमें क्या नए फैसले लिए जाते हैं। ये भी खबर है कि उसके ठीक एक दिन पहले यानी 2 नवंबर को यूएस फेड रिजर्व की एक महत्वपूर्ण बैठक है, और वहां पर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई फैसला होता है तो उससे महंगाई के मोर्चे पर चुनौती और बड़ी होगी। और इसके बाद इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि इस बैठक में जो पॉलिसी रेपो रेट है, यानी जो इंटरेस्ट रेट है, जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, वो कुछ और महंगा होने पर भी विचार किया जा सकता है, उसे बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत अहम बैठक आरबीआई की 3 नवंबर को, और मुझे लगता है कि महंगाई के मोर्चे पर जो चुनौती लगातार बड़ी होती नजर आ रही है, उससे निपटने के लिए आरबीआई क्या नई रणनीति तैयार करेगी, इसकी एक बड़ी तस्वीर 3 नवंबर को सामने आ सकती है। और अब बात पाकिस्तान की यहां पर करते हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है और यहां पर वो पाकिस्तान में फिर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च जो है ये वो करेंगे और इस्लामाबाद में कड़ी सुरक्षा इसको लेकर की गई है। चारों उनका ये कहना है कि चोरों से देश को आजाद कराने के लिए ये मार्च वो कर रहे हैं। हमारे साथ उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उमा, अब यहाँ पर लॉन्ग मार्च शुरू किया है इमरान खान ने। हाल के दिनों में देखें तो दिक्कतें काफी बड़ी हैं उनकी। अब किस तरह से उनका जो ये मार्च है वो आगे बढ़ रहा है और इसके जरिए वो क्या करना वहां पर चाह रहे हैं? जी देखिए, इमरान खान की पहले सरकार चली गई, उनकी सत्ता चली गई, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनको सत्ता से बेदखल किया गया। उसके बाद एक जज को धमकाने के आरोप में उन पर आतंक निरोधी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि बाद में कोर्ट ने वो धारा हटा दी और अभी कुछ दिन पहले ही तोशाखाने मामले में उनको अयोग्य करार दे दिया गया इस पूरे टर्म के लिए, यानी कि वो नेशनल असेंबली के मेंबर नहीं हो सकते। तो ये तमाम वजह हैं जिसको लेकर इमरान खान ने एक लॉन्ग मार्च निकाला है और इस मार्च के जरिए मांग जो है वो अर्ली इलेक्शन कराने की है। 2018 में इमरान खान चुनकर आए थे, प्रधानमंत्री बने थे। 2023 में पाकिस्तान में चुनाव होना है, लेकिन वो चाहते हैं कि चुनाव पहले हो और इसलिए वो बार बार इस बात को लेकर कहते हैं कि किस तरीके से 30 सालों में मुल्क को लूटा गया है। और वो आरोप लगाते हैं जो नवाज शरीफ हैं उनकी पार्टी पर और खुद उन पर। तो इस लॉन्ग मार्च के जरिए वो संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह का जन समर्थन पाकिस्तान में उनको हासिल है। और लाहौर के लिबर्टी चौक से जो ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस लॉन्ग मार्च को हकीकी आजादी का नाम दिया गया है, यानी कि रियल फ्रीडम का नाम दिया गया है। और इसके जरिए वो अपने मुल्क के लोगों से ये कह रहे हैं कि मुल्क को वाकई में आजाद कराना है। तो इन लुटेरों से, वो लुटेरा शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने ओपोनेंट के लिए, अपनी सामने की पार्टियों के लिए। तो ये मार्च उन्होंने निकाला है और ये बात तो है कि जन समर्थन जो है उनको काफी मिलता नजर आ रहा है। हाल में जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीती है और यही उनके कॉन्फिडेंस का राज है। और यही वो चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो, क्योंकि जिस तरीके से उनको सत्ता से बेदखल किया गया, उनको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनके एमपीज को खरीदा गया, इस बात के आरोप भी वो लगाते रहे हैं। तो अपनी ताकत का एक प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि लाहौर से चलकर इस्लामाबाद तक तकरीबन एक हफ्ते में लॉन्ग मार्च पहुंचेगा। रास्ते में कई जगह रैली का जो रैली की योजना है, जनसभाओं को संबोधित करते हुए चलेंगे। मई में इस तरह का एक मार्च वो कर चुके हैं, उसमें भी पब्लिक समर्थन काफी उनको मिला था। और इस मार्च के मद्देनजर काफी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। लेकिन अब देखना है कि जो टकराव की बीच बीच में वारदात आती है, क्या टकराव बढ़ता है या फिर शांतिपूर्ण तरीके से इस्लामाबाद पहुंचकर यह मार्च खत्म होता है।
शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो एक लॉन्ग मार्च जो है इमरान खान यहाँ पर निकाल रहे हैं, एक बार फिर से अपनी सियासत को वहाँ पर चमकाने की कोशिश उनकी तरफ से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो काफ़ी मुश्किलों का सामना वहाँ पर कर रहे हैं और एक बार फिर से अपनी राजनीति को रिवाइव करने की कोशिश यहाँ वो कर रहे हैं। तो आज के लिए सवाल इंडिया में फिलहाल इतना ही। सवाल इंडिया का लेकर एक बार फिर से हम हाजिर होंगे कुछ और बड़े मुद्दों के साथ आपके सामने। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।